नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। तिहाड़ जेल के भीतर 29 वर्षीय गैंगस्टर अंकित गुर्जर की कथित हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को जेल महानिदेशक से स्थिति रिपोर्ट मांगी, जिसमें अधिकारियों द्वारा कैदियों की सुरक्षा से सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का संकेत करने की भी मांग की गई है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता इस घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा करने वाले 5 कैदियों की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें डर है कि उनके बयान बदलने के लिए उन पर दबाव डाला जाएगा। याचिका एडवोकेट महमूद प्राचा के माध्यम से दायर की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदमी को अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर फेसबुक कॉल के माध्यम से निकाह करने और बाद में उस औरत को छोड़ देने का आरोप था। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की खंडपीठ मोहम्मद अली नाम के एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार, जिसने मोजाम्बिक अफ्रीका में रहते हुए शिकायतकर्ता के साथ फेसबुक कॉल के जरिए निकाह किया और भारत वापस आने के बाद उसने शिकायतकर्ता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उसे ब्लैकमेल किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में मध्यस्थता पर नए एक कानून पेश करने के लिए तैयार है। कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित होने वाले प्रस्तावित नए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। कानून मंत्री ने शनिवार को कहा, संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में हम मध्यस्थता पर एक विधेयक पेश करेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने ये भी कहा, हम भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाना चाहते हैं। रिजिजू ने आगे जोर दिया कि केंद्र सरकार सभी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और विधि अकादमियों के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत उत्सुक है। उन्होंने आगे कहा, हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। हम न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना चाहते हैं और न्यायपालिका को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाना चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी एचपीसी ने प्रस्ताव पारित किया कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी के बीच कैदियों को अंतरिम जमानत देने के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदंड का लाभ उन कैदियों को नहीं मिलेगा जिन पर लूट, डकैती और फिरौती जैसे अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये निर्देश हाईकोर्ट के एचपीसी के मानदंडों पर स्पष्टीकरण मांग करने वाले आदेश के तहत आया। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या एचपीसी की गाइडलाइन का लाभ उन विचाराधीन कैदियों पर लागू किया जा सकता है जिन्हें आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364A, 394, 397 के तहत गिरफ्तार किया गया है। समिति ने अपनी 8 सितंबर की बैठक में कहा, केवल इसलिए कि निर्दिष्ट अपराध आईपीसी की धारा 302 के तहत आने वाले अपराध अंतरिम जमानत देने के लिए अनुशंसित मामलों की श्रेणी में आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लूट, डकैती या फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराध आदि को भी अंतरिम जमानत के लाभ में शामिल किया गया है। ऐसे मामलों को अंतरिम जमानत के लाभ से जानबूझकर बाहर रखा गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक स्कूल के एकमात्र 72 छात्र के ट्रांसफर पर रोक लगाई, ये कहते हुए कि आदेश बिना दिमाग के और सार्वजनिक नीति के विपरीत पारित किया गया है। अदालत ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों द्वारा बिना विचार आक्षेपित आदेश जारी किया गया है, जो ये अनुमान लगाता है कि सरकारी अधिकारियों को छात्रों के भविष्य के साथ कोई सहानुभूति नहीं है और शैक्षिक प्रणाली के लिए कोई चिंता नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से आवश्यक कर्तव्य है कि सरकार जनता के हित में कार्य करे। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने ट्रांसफर पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि जिस स्कूल में याचिकाकर्ता इस समय ड्यूटी पर है, वहां शिक्षक की नियुक्ति का कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है या नहीं। अदालत याचिकाकर्ता शिक्षक सरस्वती कुमार भारती के ट्रांसफर की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दलील दी कि नामांकित छात्रों की संख्या 72 है और वो स्कूल में एकमात्र शिक्षक है और यदि उनका स्थानांतरण हो जाता है तो उस स्कूल में कोई शिक्षक नहीं होगा। स्कूल में याचिकाकर्ता के स्थान पर किसी को नहीं लाया गया है।
सेल्फ स्टडी के जरिए 85% अंक हासिल करने वाली महाराष्ट्र की 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने स्कूल के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छात्रा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उसके सीबीएसई स्कूल ने फीस का भुगतान न करने पर उसकी मार्कशीट और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया। स्कूल ने पिछले साल अगस्त में फीस न जमा करने पर छात्र को ऑनलाइन क्लास में भी शामिल होने से रोक दिया था। छात्रा के पिता शादियों में बांसुरी वादक का काम करते हैं। पिछले साल महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण उनकी आय के साधन पूरी तरह से बंद हो गए थे, इसलिए वो स्कूल की फीस का भुगतान करने का प्रबंधन नहीं कर सके। डॉक्यूमेंट्स को जारी करने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता के वकील गौरी वेंकटरमन ने प्रस्तुत किया कि छात्रा मेरिट के आधार पर अपनी कक्षा 11वीं की अस्थायी प्रवेश सीट खो सकती है। जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस अनिल किलोर ने सीबीएसई बोर्ड और सेंट जेवियर स्कूल नागपुर सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में ये देखते हुए कि पत्नी ने ये जानने के बाद कि उसका पति दूसरा महिला से शादी करने जा रहा है, उसके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आईपीसी की धारा 498A और दहेज निषेध की धारा 3-4 के तहत आरोपों से पति को डिस्चार्ज उन्मोचित कर दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी ने उन घटनाओं का आरोप लगाया है जो प्राथमिकी दर्ज करने की तारीख से 2 साल पहले हुई थी और पति द्वारा तलाक की डिक्री मांगने के लिए मुकदमा दायर करने के बाद ये मामला दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 8 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के 2 दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति विवेक रूस और न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला की पीठ ने कहा कि सामूहिक बलात्कार का अपराध अपने आप में एक बहुत ही जघन्य अपराध है और अपराध को देखते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। अदालत ने कहा कि आरोपी के अधिकारों पर विचार करते हुए पीड़िता के अधिकारों को पीछे नहीं रखा जा सकता है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376D(b) के तहत ट्रायल कोर्ट ने इरफान और आसिफ नाम आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़े गए धारा 376D(b) प्रावधान ये प्रदान करता है कि जहां 12 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है, जो एक समूह का गठन करते हैं या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति माना जाएगा कि उसने बलात्कार का अपराध किया है और उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन भर कारावास और जुर्माना या मृत्यु के साथ। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।